हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो ये द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। तो अगर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन आपको ये कहता है, कोई भी टॉपर को आप कहते हुए सुनते हो कि उसने कभी फेलियर नहीं देखा, उसको कभी लो फील नहीं हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कई सारे फेलियर्स, कई सारे सालों का अनसक्सेस, या फिर आप कह सकते हो कई सारे सालों का फेलियर उसके पीछे होता है, कई सारे अनसक्सेसफुल ईयर्स उसके पीछे होते हैं। तो जब भी आप भी अपनी जर्नी में, अपने प्रिपरेशंस के दौरान, जब भी आप लो फील करो, आपको लगे कि कुछ सही नहीं चल रहा है और आपको लगे कि आप फेल हो रहे हो बार बार, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये आपके अनसक्सेसफुल ईयर्स चल रहे हैं और यही अनसक्सेसफुल ईयर्स और यही फेलियर्स आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। सो विद दिस पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में सोशल जस्टिस से इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कितने दिन हम ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब न्यूज़ आई है तो कवर तो करना पड़ेगा। छोटा सा इशू है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक पीछे गई है, उसमें कुछ बड़ा आंकड़ा दिखाया हुआ है माल न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट को लेकर। इंडिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ अलग आंकड़े दिए हैं रिगार्डिंग माल न्यूट्रिशन, तो इसको देखेंगे हम। इंटरनेशनल रिलेशन में से इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। मालदीव्स टूरिज्म, तो ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि किस तरह से इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है मालदीव्स के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और वहाँ की इकोनॉमी को रिवाइव कराने के लिए। देन ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के बारे में समझेंगे। गवर्नेंस में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का आर्टिकल है। ये एडिटोरियल भी आया है द हिंदू का, और इसमें हम पूरा कॉम्प्रहेंसिवली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021 को डिस्कस करेंगे। GS3 में सिक्योरिटी में से चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में देखेंगे। एंड GS4 में आज का एथिक्स डोज जो है वो अकाउंटेबिलिटी के बारे में है, तो उसको भी देखेंगे। ऑलराइट। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि लेबनान क्राइसिस के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो मैंने वो बनाया है लेबनान क्राइसिस के ऊपर वीडियो। कल हमने ये पब्लिश कर दिया था लेबनान क्राइसिस के ऊपर जो वीडियो था। तो आप लोगों में से जिसने भी नहीं देखा हो वो जाके देख सकता है। आपको डिटेल में वहाँ पे मैंने लेबनान क्राइसिस समझाया हुआ है। वहाँ पे आपको पूरी मिडिल ईस्ट की जो भी रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो भी समझाए हुए हैं डिटेल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जाके ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, चलो अब देखो, पावरिंग द एनर्जी सेक्टर, ये आज का एडिटोरियल है। ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021, इसकी बात कर रहा है ये बिल ऑफ 2021। ठीक है, तो इस आर्टिकल पे हम बाद में आएंगे। पहले हम कॉम्प्रहेंसिवली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को समझ लेते हैं, फिर इस आर्टिकल में जो भी पॉइंट्स दिए हैं इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो इस बिल की क्या ज़रूरत थी, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की क्या ज़रूरत थी। देखो, कल ही हमने एक इंडिया के कोल क्राइसिस से रिलेटेड एक यहाँ पे एडिटोरियल एक आर्टिकल डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लेना एक बार। तो कल के लेक्चर में हमने ये कोल क्राइसिस से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कोल का क्राइसिस क्यों हम फेस कर रहे हैं। तो हमने देखा था जो भी पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, ये सारी जो भी कंपनीज़ हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गई हैं ये। ठीक है, इनएफिशिएंसी इनकी काफ़ी कम है। ठीक है, अच्छा, ये साइन एफिशिएंसी का होता है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होगे या फिर आपने कभी फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, स्पेशली इंजीनियर्स को पता होगा। तो इसका मतलब जब भी मैं ये साइन बनाती हूँ, इसका मतलब एफिशिएंसी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कम है काफ़ी ज़्यादा डिस्कॉम्स की, जो कंपनीज़ हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड उनकी। दूसरी चीज़, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये फेस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ के चक्कर में। गवर्नमेंट अपने पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं छोड़ती। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक उनकी ही वाहवाही करे, और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि पब्लिक उनके बारे में क्रिटिसाइज़ करे गवर्नमेंट के बारे में। इसीलिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो बढ़ने नहीं देती, वो सब्सिडी देती है इसके कारण। और इस सब्सिडी के कारण यहाँ पे कंपनीज़ को लॉस होता है। किस तरह से, देखो, सपोज कि ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये है पब्लिक, ठीक है, या फिर हम सिटीजन्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये है डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं पब्लिक को। तो अब गवर्नमेंट बोलती है कि आप 10 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी की जगह इनको 5 रुपये में ही
इन्हें इलेक्ट्रिसिटी दो, ठीक है, तो 5 रुपये में आप इनको इलेक्ट्रिसिटी दो पब्लिक को, और बाकी के 5 रुपये आप मुझसे ले लो। तो हम ये तो कर देती है डिस्कॉम्स, ठीक है, 5 रुपये में पब्लिक को तो पैसा ये दे देती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन गवर्नमेंट की जो ये क्रॉस सब्सिडी है ये 5 रुपये वाली पहुँच नहीं पाती डिस्कॉम्स के पास, जिसके कारण इनके पास काफ़ी ज़्यादा इनको लॉसेज इनकर करने पड़ते हैं। तो इसके कारण ये क्या हो जाती है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, इफिशियंसी भी कम हो जाती है, और इसके कारण यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी कम देखने को मिलता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसके कारण अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाई गई है, ठीक है। तो इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, देखो इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी यानी कि कंज्यूमर के पास, देखो कंज्यूमर का एक आइडियल मीनिंग क्या होता है, कंज्यूमर वो होता है जिसके पास चॉइसेस हो, ठीक है, और हमारे पास अभी के टाइम में चॉइसेस नहीं होती कि हमको इलेक्ट्रिसिटी किससे लेनी है। हम तो जाके जो भी स्टेट बोर्ड होता है उसमें जाके बिल भर देते हैं, हमको पता ही नहीं कि और कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। तो इस केस में हम एक्चुअल में कंज्यूमर हुए नहीं, है ना। तो यहाँ पे कंज्यूमर सेंट्रिसिटी बढ़ाने से मतलब है कि यहाँ पे कंज्यूमर के पास चॉइसेस दी जाएंगी कि आपको किससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लेनी है, किससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करनी है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को हम यहाँ पे एनकरेज करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के फॉर्म में। अच्छा देखो डिस्कॉम्स का जिसको नहीं पता फुल फॉर्म क्या है, डिस्कॉम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ओके। तो यहाँ पे इनका प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएंगे हम पावर सेक्टर की, ये लॉसेस कम होंगे प्राइवेट सेक्टर के आने से और गवर्नमेंट के कम कंट्रोल से, ठीक है। इसके बाद ग्रीन पावर को भी हम प्रमोट करेंगे। ये सब किस तरह से करेंगे ये आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डी लाइसेंसिंग की बात की गई है। डी लाइसेंसिंग यानी कि यहाँ पे पहले क्या होता था, हर कंपनी को यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता था। अभी डी लाइसेंसिंग इस तरह से की गई है कि गवर्नमेंट ने कुछ हद तक अपना कंट्रोल जो था इन कंपनीज के ऊपर वो कम किया है, और ये कहा है कि अब कंज्यूमर जो है यानी कि आप और हम जैसे नॉर्मल लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो किसी भी यहाँ पे वो चूज़ कर सकते हैं कि उनको किससे इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है। तो यहाँ पे कई सारी यहाँ पे बोर्ड्स बनाए जाएंगे, स्टेट कंपनीज बनाई जाएंगी, ठीक है, डिस्कॉम्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर वाली डिस्कॉम्स होंगे, तो अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होंगी, और कंज्यूमर के पास चॉइस रहेगी कि कंज्यूमर को किससे इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चॉइसेस के हिसाब से, और कितने क्या पैसे देने पड़ रहे हैं, प्राइजेस क्या हैं, उस हिसाब से हर कंज्यूमर अपना जो जिससे भी उसको इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है ये खुद चूज करेगा, ठीक है। देन सेकंड है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। तो ये एक फंड है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये एक अलग से फंड बनाया गया है। ये किस काम के लिए बनाया गया है फंड, ये इस काम के लिए फंड बनाया गया है कि जो भी हम क्रॉस सब्सिडी की बात कर रहे थे ना कि जो गवर्नमेंट को डिस्कॉम्स को देनी चाहिए, ये क्रॉस सब्सिडी जो नहीं दे पाती गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को, इसका काम ये जो है ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड देखेगा। यानी कि ये जो फंड है ये चीज़ को इंश्योर करेगा जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज जो क्रॉस सब्सिडीज प्रोवाइड करे डिस्कॉम्स को, ये चीज़ ये यहाँ पे ये वाला फंड इंश्योर करेगा। उसके अलावा एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ये एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी थी एग्जिस्टेंस में, ये नई कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए, इसको बस स्ट्रेंथन किया गया है। स्ट्रेंथन किस तरह से किया गया है, इसमें जो भी मेंबर्स हैं वो एड ऑन किए गए हैं सो दैट प्रॉपरली जो भी ग्रीवेंसेस हैं लोगों के वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकें प्रॉपरली, और यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके, गुड गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे लाया जा सके। देन रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन। देखो हर कंपनी के पास कुछ पावर ऑब्लिगेशन रहेंगी कि उसको कुछ अमाउंट ऑफ जो पावर है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से लाना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये किसके सिंक में है, ये जो हमारी इंडिया की जो कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, SDG गोल्स के लिए, इसके लाइन्स में ये जो प्रोविजन है बनाया गया है रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन का, कि हर कंपनी को कुछ अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करती, कंप्लाई नहीं करती ये रिन्यूएबल पावर एनर्जी ऑब्लिगेशन से कंपनीज, तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और ये पेनल्टी का प्रावधान 1 करोड़ तक का रखा गया है, ठीक है। तो 1 करोड़ तक की पेनल्टी इसके ऊपर लग सकती है कंपनीज के ऊपर अगर वो रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन वाला जो ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लाई नहीं करती हैं तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा सब्सिडीज का, तो कंज्यूमर्स के पास सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इसके अलावा क्रॉस सब्सिडीज में रिडक्शन होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो सब लाइसेंसीज जो है, रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंसीज विद रेगुलेटर्स,
तो रेगुलेटर का यहाँ पे रेगुलेशन एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करेगा, ठीक है, जो रेगुलेटर है वो फैसिलिटेटर का काम करेगा। और एडॉप्शन ऑफ अ नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, तो जो हमने देखो यहाँ पे रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन की बात करी, उसी की लाइन्स में एक नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी लाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, ठीक है। ये नई अथॉरिटी एनफोर्समेंट के लिए बनाई जाएगी ये अथॉरिटी, और ये क्या काम करेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने का काम करेगी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी। इसके बाद बेनिफिट्स देखो क्या क्या होंगे इसके कारण। तो देखो सबसे पहले तो इसके कारण क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कैसे, देखो आप रेगुलेशन की जगह फैसिलिटेशन की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे डी लाइसेंसिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी और कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि आप डी लाइसेंसिंग कर रहे हो, प्राइवेट प्लेयर्स को आने दे रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। तो हर कंपनी अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने की कोशिश करेगी, तभी तो वो सस्टेन कर पाएगी, नहीं तो इतनी सारी कंपटीशन में कैसे सस्टेन कर पाएगी। अभी तक क्या हो रहा था, देखो अभी तक जब तक डी लाइसेंसिंग नहीं थी तब तक मोनोपोली हुआ करती थी, जो स्टेट बोर्ड्स हुआ करती थी या स्टेट डिस्कॉम्स हुआ करती थी उनकी, तो ये लोग सब बहुत इनएफिशिएंसी से काम करते थे। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का नाम बदनाम है ना कि ये इनएफिशिएंसी से काम करते हैं, उसी तरह से ये लोग भी काम करते थे। अब क्योंकि डी लाइसेंसिंग होगी तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो मोनोपोली कम हो जाएगी, और इसके कारण हर कंपनी को, हर डिस्कॉम को यहाँ पे इफिशियंसी अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी अगर वो सस्टेन करना चाहती है मार्केट में, तो ठीक है। इसके अलावा सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी, इफिशियंसी इंप्रूव होगी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो सकती है, कंज्यूमर के पास चॉइसेस आएंगी, और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी रेट्स का। तो देखो अभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा तो 10 कंपनीज यहाँ पे साथ में इलेक्ट्रिसिटी बेच रही हैं, तो एक कंपनी सोचे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ा दूँ तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ पे एक तरह से प्राइस स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी कॉम्प्रहेंसिवली बात कर ली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की। अब हम आते हैं इस एडिटोरियल में, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखो इंडिया एक एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर्स, ठीक है। आफ्टर चाइना इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का। तो इसीलिए यहाँ पे हमको ज़रूरत है कि हम एनर्जी सप्लाईज को अफोर्डेबल बनाएं और यहाँ पे इसकी इफिशियंसी को भी बढ़ाएं, ठीक है। जो एनर्जी है उसकी इफिशियंसी को भी बढ़ाएं। इसके लिए हमको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो सबसे पहले तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी पुअर है। दूसरा, इनएफिशिएंट ऑपरेशन है कंपनीज के, डिस्कॉम्स के, फिर लीकेजेस भी होते हैं। इसके अलावा स्टेट की जो टैरिफ पॉलिसी है वो काफ़ी वीक है, ठीक है, जिसके कारण लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, इनएफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है किसको, डिस्कॉम्स को, कंपनीज को। तो इसके लिए यहाँ पे एक डी लाइसेंसिंग का प्रोविजन लाया गया है इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे मोनोपोली को एंड किया जाएगा, कंपटीशन को बढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे कंज्यूमर्स के पास सीधी चॉइस होगी कि वो किस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से, किस डिस्कॉम से इलेक्ट्रिसिटी को खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को चूज करने की यहाँ पे पूरी आज़ादी होगी कंज्यूमर के पास। यहाँ पे इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का जो प्राइवेट सेक्टर है उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, ठीक है। इसके कारण कंपटीशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है, देखो कंपटीशन बढ़ेगा, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली में ये भी देखा गया है कि जब जैसे ही प्राइवेटाइजेशन बढ़ने लगा है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में डिस्कॉम्स के बीच में, तो वहाँ पे जो लॉसेस हैं वो कम होने लगे हैं, ठीक है। लॉसेस सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। 2002 में 55% लॉसेस हुआ करते थे, और आज की डेट में 2020 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 9% लॉसेस हुए हैं। तो ये हुआ है प्राइवेटाइजेशन के कारण। इसके अलावा यहाँ पे कोशिश की गई है एक ओपन एक्सेस देने की, ठीक है, ओपन मार्केट रखने की, ओपन एक्सेस देने की, सो दैट यहाँ पे जो बैरियर्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। अब बैरियर्स क्या है यहाँ पे, देखो जो भी सब्सिडीज दी जाती है, एडिशनल सरचार्ज लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, इन सबको भी रिव्यू करने की यहाँ पे पावर्स रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन को और अच्छा किया गया है और स्ट्रॉन्ग किया गया है, और फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पे रेगुलेशंस को लाया गया है, सो दैट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो सके। उसके अलावा यहाँ पर टैरिफ रिफ्लेक्टिव ऑफ सप्लाई कॉस्ट, तो यहाँ पर टैरिफ की कोशिश की गई है कि टैरिफ के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाए जाएं जो सप्लाई कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, जिसके कारण कंपनीज को लॉस ना हो। सिर्फ सिटीजन्स के बारे में ना सोचते हुए यहाँ पर डिस्कॉम्स के फायदे का भी सोचा जाए।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात की गई है डिस्कॉम्स की, सो दैट ये अपने हिसाब से टैरिफ डिसाइड कर पाएँ, ठीक है, और अपने हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को बेच पाएँ, क्योंकि देखो अब तो कंपटीशन भी बढ़ना है, तो ये ज़्यादा प्राइजेस भी नहीं रख सकते, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ना है, ठीक है। हर किसी को अगर सस्टेन करना है तो वो टैरिफ एक बैलेंस्ड फॉर्म में ही रखेगा, जिससे उसको भी नुकसान ना हो, उस डिस्कॉम कंपनी को भी नुकसान ना हो और सिटीजन्स को भी नुकसान ना हो। इसके आगे देखो यहाँ पे टैरिफ को उस तरह से रिवाइज कर सकेंगे हर जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, सो दैट उनको भी नुकसान ना हो, ठीक है, बिना किसी स्टेट के इंटरफेरेंस के। साथ में ये बात की गई है कि यहाँ पे जीएसटी में इंक्लूड करना चाहिए हमको इलेक्ट्रिसिटी को। इससे क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी में इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो पाएंगे। किस तरह से, देखो डिस्कॉम्स के पास क्या होगा कि अभी डिस्कॉम्स को बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, वो सब अलग अलग स्टेट में सेंटर में इनडायरेक्ट टैक्सेस भरने पड़ते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में कवर हो जाती है तो यहाँ पे डिस्कॉम्स जो हैं वो इनपुट क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इनपुट क्रेडिट क्या है, मैंने आपको परसों या उससे एक दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले के लेक्चर में मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का अलग से टॉपिक लिया हुआ था। तो देखो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप रेगुलरली ये लेक्चर्स को फॉलो किया करो, इससे आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। अब आपको अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला वो टॉपिक देखा होगा तो आप यहाँ पे लिंक कर पाओगे, ठीक है, वरना आप लिंक ही नहीं कर पाओगे। लेकिन चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। देखो इसमें क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी में कवर करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे सपोज डिस्कॉम ने यहाँ पे ये 100 रुपीज़ का टैक्स भर रहे हैं इनपुट के टाइम पे, ठीक है, जब प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, इनपुट कॉस्ट वगैरह के टाइम पे 100 रुपीज़ का टैक्स भर रहे हैं। बाद में फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर भी इनको 150 रुपये का टैक्स भरना है। तो अगर ये जीएसटी में आ जाता है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आप 150 रुपये का टैक्स ना भर के सिर्फ 50 रुपये का भरो, क्योंकि 100 रुपये तो आप पहले भर चुके हो। तो क्या होगा, यहाँ पे जो 100 रुपीज़ सपोज कि डिस्कॉम ने एंड में 150 रुपीज़ का टैक्स भर दिया, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ इसको रिफंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप 100 रुपीज़ का पहले ही इनपुट साइकिल के टाइम पे टैक्स भर चुके हो। तो ये इनपुट क्रेडिट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे डिस्कॉम, अगर ये जीएसटी के अंतर्गत कवर होती है इलेक्ट्रिसिटी तो, ठीक है। इससे क्या होगा, इनके लॉसेस कम हो जाएंगे जो डिस्कॉम है उनके। उसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को अपनाने की बात की गई है। किस तरह से, देखो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसे कि स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट ग्रिड्स, ये सब अगर हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं तो हमारे जो लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, लीकेजेस हैं, वो कम होंगे और फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ेगी सेक्टर की, ठीक है। इसके साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इम्पेटस है। देखो हमने देखा था रिन्यूएबल सर्विस ऑब्लिगेशन जो है, रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन, यहाँ पे हमने देखा था ना, इसकी बात की थी हमने, यहाँ पे हर कंपनी को यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर यहाँ पे इम्पेटस दिया जाएगा, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 5 से 6 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकें। अभी 5 से 6 गीगावाट एनर्जी हम यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जबकि हमारा 2022 का एक लंबा टारगेट है, लगभग 175 गीगावाट हमको यहाँ पे करनी है प्रोड्यूस बाय रिन्यूएबल एनर्जीज, ठीक है, बाय 2022। लेकिन अभी हम 5 से 6 गीगावाट एनर्जी ही यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये दिया है कि हम रूफटॉप सोलर प्लांट्स को यहाँ पे एनकरेज करें, ठीक है। इसके अलावा देखो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। उसमें देखो यहाँ पे एक लीगल मेंबर को अपॉइंट किया गया है, सो दैट वो लीगल इश्यूज को यहाँ पे टैकल कर सके रेगुलेटरी कमीशंस में। इसके साथ अपीलेट ट्रिब्यूनल को स्ट्रेंथन किया गया है, सो दैट जो भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेज हैं, लीगल हासिल्स हैं, उनको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा पेनल्टी भी है यहाँ पे नॉन कंप्लायंस के केस में। अगर कंपनीज जो हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं करती तो इस केस में इनके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। इसके अलावा स्टेट जो है यहाँ पे ऑब्लिगेटेड है कि उसको कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज वाली जो प्रोड्यूस एनर्जी है उस फॉर्म में यहाँ पे प्रोक्योर करना पड़ेगा। मतलब कि स्टेट जो है वो डिस्कॉम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करेगा उसमें से कुछ शेयर, कुछ अमाउंट जो है वो उसको प्रोक्योर करने पड़ेगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से बना हुआ हो, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोक्योर करना भी यहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरी बात की गई है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी की बात की हुई है जो हमने करी ऑलरेडी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को यहाँ पे फुलफिल कराएगा, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसको यहाँ पे रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी बात की गई है और ओवरऑल इस पूरे बिल की यहाँ पे सराहना की गई है, प्रेज किया गया है इस बिल को कि इसमें काफ़ी अच्छे प्रोविजन है। हाँ, कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ स्कोप यहाँ पे है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत अभी भी है, सो दैट एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंश्योर किया जा सके और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके डिस्कॉम्स की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा
लंबा हो गया लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट था। देखो मेंस में सीधा क्वेश्चन आ सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे इंडिया और यूएस की मिलिट्री मैच स्किल्स के बारे में बात की हुई है। तो 17th एडिशन यहाँ पे इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की हुई है। यहाँ पे बायलैटरल एक्सरसाइज जो है इंडिया यूएस की, उसकी बात की हुई है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये है युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास का 17th एडिशन अभी चल रहा है अलास्का यूएस में। ठीक है, और देखो ये जो युद्ध अभ्यास बची है ना, ये एक्सरसाइज इंडिया यूएस के बीच में, ये इकलौती बायलैटरल एक्सरसाइज बची है इंडिया और यूएस के बीच में। बाकी सारी मल्टीलैटरल हो गई हैं अब। ठीक है, बायलैटरल मतलब सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में। तो इसमें कई सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, टेरर को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि युद्ध अभ्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में जिसका नाम है मालाबार। तो ये भी शुरुआत में बायलैटरल एक्सरसाइज ही हुआ करती थी इंडिया और यूएस के बीच में। 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया। ठीक है, जापान ने बोला हम भी आपके साथ इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। उसके बाद अभी 2019-20 में ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया है। तो अब कुल मिला के सारी क्वाड कंट्रीज, कौन कौन सी हैं क्वाड कंट्रीज? इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों की चारों कंट्रीज अभी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होती हैं। ठीक है, तो अब मालाबार एक्सरसाइज एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बन गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज थी कॉप इंडिया। ठीक है, कॉप इंडिया, ये एक एक्सरसाइज हुआ करती थी इंडिया और यूएस के बीच में हुआ करती थी, ये बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, इसको भी जापान ने ज्वाइन कर लिया है। ऑलराइट, तो अब ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बन गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली देखो मिलिट्री एक्सरसाइज करते क्यों हैं? सो दैट हम एक तरह से कोऑपरेशन इंक्रीज कर पाएँ, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर पाएँ, इंटर ऑपरेबिलिटी इंक्रीज कर पाएँ अलग अलग आर्मीज के बीच में। ठीक है, सपोज कि इंडियन ओशन में जैसे कभी इंडिया को ज़रूरत पड़ती है यूएस की, तो इंडिया और यूएस साथ में काम कर पाएँ इंडियन ओशन में, इसके लिए यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है, ये लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। बस आपको ये पता होना चाहिए। तो ये 3-4 एक्सरसाइजेस के बारे में पता होना चाहिए, युद्ध अभ्यास हो गई, मालाबार हो गई और कॉप इंडिया। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ थी, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट इशू है हमारा, इंडियन टूरिस्ट हेल्प मालदीव्स रिकवर फ्रॉम पेंडेमिक ब्लूज। तो इंडियन टूरिस्ट, आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह पे भी चलता है कि बहुत ज़्यादा अब मालदीव्स जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के फॉर्म में बहुत फेमस हो रहा है इंडियंस के बीच में। ठीक है, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाते हैं, नॉर्मल लोग भी वहाँ जाते हैं मालदीव्स में छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो ये मालदीव्स की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया। तो मालदीव्स है कहाँ? देखो ये है हमारा इंडिया, और यहाँ पड़ता है, ये नीचे देखो श्रीलंका है, और इधर यहाँ पे अरेबियन सी साइड पे पड़ेगा नीचे मालदीव्स। ठीक है, और मालदीव्स से इक्वेटर भी क्रॉस होता है, ये याद रखना। इक्वेटर मालदीव्स से क्रॉस होता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इक्वेटर एशिया में सिर्फ 3 कंट्रीज से पास होता है। कहाँ कहाँ से? एक तो इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया, दूसरा है यहाँ पे मालदीव्स, और तीसरा है पैसिफिक रीजन में। ठीक है, पैसिफिक रीजन में एक आता है किरीबाती, यहाँ से। ठीक है, तो ये इन 3 जगह से ही निकलता है इक्वेटर, ये याद रखना है आपको। अब देखो ये रहा मालदीव्स। ठीक है, अब मालदीव्स जो है ये एक तो इक्वेटर निकलता है इस पे से, और देखो यहाँ पे आपको कुछ चैनल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे 8 डिग्री चैनल यहाँ पे पड़ता है, ये ऊपर, ये है लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जो आखिरी आइलैंड है मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करती है कौन सी चैनल? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके अलावा मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप से अलग करता है कौन? 9 डिग्री चैनल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे इस साइड पे अंडमान एंड निकोबार आपको दिख रहा है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये याद रखना, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है, और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है। अब देखो यहाँ पे हम बात करें मालदीव्स की, तो एक बार अंडमान निकोबार की भी बात कर लेते हैं, मैपिंग की। ठीक है, तो देखो ये ग्रेट अंडमान, देखो यहाँ पे आपको अंडमान में 2 अंडमान, यहाँ पे अंडमान निकोबार 2 आइलैंड्स हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ऊपर वाले जो है ये अंडमान है, नीचे वाले जो है ये निकोबार है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये देखो नॉर्थ, मिडिल, सदर्न अंडमान, और यहाँ पे लास्ट में दिखेगा लिटिल अंडमान। ठीक है, और ये लिटिल अंडमान और सदर्न अंडमान के बीच में जो बीच में आता है, ये आता है डंकन पैसेज, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी राजधानी है, इस यूनियन टेरिटरी की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो आती है साउथ अंडमान पे, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके साथ में ये याद रखना कि इसके ऊपर एक बैरन आइलैंड आता है जो मिडिल अंडमान के पास में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक नारकोंडम आइलैंड है। ठीक है, जो नॉर्थ अंडमान के पास में पड़ता है। ये जो नारकोंडम आइलैंड है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। ठीक है,
और जो बैरन आइलैंड है ये इकलौता इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, जो मिडिल अंडमान के पास में पड़ता है। ऑलराइट, इसके अलावा देखो यहाँ पे एक रिचीज आर्किपेलागो है, साथ में यहाँ पे हेवलॉक आइलैंड है, ठीक है। हेवलॉक को आज की डेट में स्वराज आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 आइलैंड है, एक तो हेवलॉक हो गया जिसका नाम स्वराज हो गया है, इसके साथ एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है यहाँ पे ही पास में, और एक यहाँ पे है शहीद आइलैंड, ठीक है। तो ये शहीद आइलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसके बाद आते हैं निकोबार्स के पास में, तो ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान्स को और निकोबार्स को अलग करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल के बाद आता है निकोबार, इसमें सबसे ऊपर आता है कार निकोबार, उसके बाद आता है लिटिल निकोबार और उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, ये आपको पता होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट जो है इंडिया का उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जिसको कहते हैं इंडिया पॉइंट। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक काचल आइलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैपिंग, जब भी आप कोई लोकेशन के बारे में बात करो, मालदीव्स के बारे में बात करें तो मालदीव्स को देख लिया, उसके आसपास क्या पड़ता है उसको देख लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इस इंदिरा पॉइंट के बाद आती है एक 6 डिग्री चैनल, ठीक है। 6 डिग्री चैनल जो आती है उसके बाद यहाँ से इंडोनेशिया शुरू होता है, ठीक है। जैसे ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, उसके बाद ये आती है 6 डिग्री चैनल, उसके बाद यहाँ से इंडोनेशिया चालू होता है, यहाँ पे आता है सुमात्रा, ठीक है। तो ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स, ओके। अब देखो वापस आ जाते हैं इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। इंडिया जो है, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को यहाँ पे दिखा रहा है। सॉफ्ट पावर जो है इंडिया की, उस इंडिया की टूरिज्म जो है ना, इंडिया के टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया की वन ऑफ द सॉफ्ट पावर है। देखो आपको पता होना चाहिए सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर में क्या डिफरेंस है। सॉफ्ट पावर क्या होता है, देखो एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक होता है जैसे अगर हाँ आपको कहीं भी किसी ट्रिप पे जाना है, सपोज आपको हिमाचल जाना है, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने जाओगे। अब आप अपनी मम्मी से जब परमिशन लोगे ना, आपकी मम्मी को आपको मना करना होगा कि नहीं, आपकी मदर मना करना चाहती हैं कि नहीं मत जाओ, तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी, ठीक है। तो वो आप सॉफ्ट पावर में काउंट कर सकते हो। आपके फादर के पास जाओगे, वो आपको स्ट्रिक्टली मना कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, ये जो भी डांट टपड़ के, तो वो अगर आप अपने फादर की जो डांट सुन के, फादर का जो मना करने का तरीका है वो हार्ड पावर में आप समझ सकते हो, और जो मदर का मना करने का तरीका है वो सॉफ्ट पावर में। सॉफ्ट पावर में कैसा होता है कि वो धीरे धीरे काम करती है, एकदम काम नहीं करती, और जब काम करती है ना तो वो एकदम स्ट्रांग काम करती है, पकड़ा हुआ काम करती है, ठीक है। तो जब आपको आपकी मदर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी तो आप किसी भी हालत में नहीं जा पाओगे। आप अपने फादर से लड़ाई कर सकते हो कि आप मुझे क्यों नहीं जाने देते वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने आपको डांटा, आपने भी डांट के या आपने भी थोड़ा सा रूडली बात की, ये हो गई हार्ड पावर, ठीक है। जिसको आपको ज़बरदस्ती मनवाना पड़े उसको कहते हैं हार्ड पावर, ठीक है। आपको कुछ थ्रेट्स के थ्रू मनवाना पड़े, ज़बरदस्ती मनवाना पड़े, उसको हार्ड पावर कहते हैं, ठीक है। इसका जो इम्पैक्ट रहता है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। लेकिन जो सॉफ्ट पावर होती है, ये आपको डांटेंगे नहीं, ये आपकी खुद की मर्जी से आपसे मना करवाएंगे, ठीक है। तो ये होती है सॉफ्ट पावर, जो आपको लगता है कि आपने अपनी मर्जी से किया हुआ है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो इसमें आते हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में देखो, सपोज इंडिया है, ठीक है, इंडिया के ऊपर कुछ यूएस इंडिया से कुछ मनवाना चाहता है, तो अगर यूएस बोलेगा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, हम आपके ऊपर मिलिट्री अटैक कर देंगे, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हार्ड पावर में आती है। कि इंडिया अगर डर के कोई काम करे, वो हार्ड पावर है यूएस की। लेकिन इंडिया यूएस के इन्फ्लुएंस में, यूएस अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, या फिर यूएस के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, पढ़ाई करें, जो भी करें, तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इंडिया अट्रैक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है यूएस से, तो इंडिया अपनी मर्जी से जो करेगा यूएस के लिए अपनी मर्जी से करेगा, तो ये होगी सॉफ्ट पावर। वैसे ही इंडिया के केस में होता है, इंडिया अगर मालदीव्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करना चाहे तो वो अगर थ्रेट्स के थ्रू करेगी तो वो हार्ड पावर होगी। लेकिन इंडिया अपने टूरिस्ट्स के थ्रू वहाँ पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है, वो इंडिया की सॉफ्ट पावर है। समझ गए? सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। तो इंडिया जो है अपनी सॉफ्ट पावर दिखाते हुए मालदीव्स में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। यहाँ पे साउथ एशियन कंट्री है मालदीव्स, ठीक है। यहाँ के इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं मालदीव्स में, जिसके कारण कोविड के बाद भी इंडिया की जो मालदीव्स की इकोनॉमी है वो रिकवर कर पा रही है। देखो कोविड के बाद मालदीव्स की जो इकोनॉमी थी उसने -33.2% की जीडीपी ग्रोथ देखी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन देखा जीडीपी में, ठीक है। और क्योंकि मालदीव्स एक टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्री है तो यहाँ पे बिल्कुल इकोनॉमी ठप पड़ी थी कोविड के कारण। लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ घोषणाएं की है कि यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से रिकवर कर सकती है बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड रशिया। तो अभी ये कहा गया है, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि लगभग 17 to 22% से तक
17% से 22% तक यहाँ पे मालदीव्स की इकोनॉमी रिकवर कर सकती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मालदीव्स की जो ट्रैवल रिसिप्ट है वो भी बढ़ी है लगभग 104% से, ठीक है। सिर्फ ट्रैवल रिसिप्ट बढ़ी है इतनी 104% से, और ये हुआ है मेजरली इंडिया के कारण। तो टूरिस्ट अराइवल यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। टूरिस्ट अराइवल यहाँ पे लगभग 500,000 से ज़्यादा क्रॉस कर दिया है, लगभग 33% से ज़्यादा इसने क्रॉस किया है लास्ट ईयर के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अराइवल्स जो हो रहे हैं वो यूरोप से भी हो रहे हैं और इंडिया से भी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मालदीव्स, अच्छा देखो मालदीव्स का जो ये मॉडल है ये किस टूरिज्म मॉडल पे बेस्ड है, ये बेस्ड है वन आइलैंड वन रिजॉर्ट मॉडल के बेस पे, ठीक है। तो वन आइलैंड वन रिजॉर्ट मॉडल के ऊपर बेस्ड है इसका टूरिज्म मॉडल, जिसके कारण इसका टूरिज्म मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। और हमारे यहाँ पे भी कोशिश चल रही थी कि लक्षद्वीप को मालदीव्स के इस मॉडल के बेसिस पे डेवलप किया जाए। हालांकि इसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपोजिशन हुआ वगैरह, जो भी चीज़ें हुई, अभी इस पे रोक लगी हुई है, लेकिन लक्षद्वीप का ये मॉडल याद रखना, वन आइलैंड वन रिजॉर्ट मॉडल, ऑलराइट। और यहाँ पे अभी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें मालदीव्स जो है वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट रिकवरी मालदीव्स ने देखी है, और इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था, देख लिया हमने। आगे बात करते हैं। ओनली 3.9% चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड, ठीक है। तो इंडिया की रैंक 109 आई है, ठीक है। इंडिया की रैंक 101 आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है, जिसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन किया है कि नहीं इतना कम तो नहीं है हमारा, ठीक है। जो हंगर के प्रति जो भी हमारे काम चल रहे हैं, एफर्ट्स चल रहे हैं, वो इतने पीछे तो नहीं है। और ये कहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा बायस्ड होकर यहाँ पे काम किया है, और जो डाटा यूज़ किया है या तो वो आउटडेटेड है या तो वो प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं है। तो इंडिया में ये कहा है, जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 3.9% चिल्ड्रन जो है वो माल नरिश्ड हैं, जबकि इनकी रिपोर्ट जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाली जो रिपोर्ट है, इनके अकॉर्डिंग लगभग 15% बच्चे माल नरिश्ड हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये जो डाटा है इसका डिफरेंस पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए आपको कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अंडर नरिशमेंट और अंडर न्यूट्रिशन दोनों को एक जैसे ही मानती है, लेकिन एफएओ जो है जिसका डाटा यहाँ पे यूज़ किया गया है वो अलग अलग मानती है। तो ये गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पे सिलेक्टिव अप्रोच का यूज़ किया गया है, सो दैट जानबूझ के इंडिया के रैंक को पीछे किया जा सके। तो कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो देखो पोषण अभियान भी चला रहे हैं, ICDL भी चला रहे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चला रहे हैं, इस तरह की कई सारी स्कीम्स चला रहे हैं जिससे हम अपने बच्चों को माल नरिशमेंट से बाहर निकालें। तो हमारे यहाँ सिर्फ 3.9 यानी कि 4% बच्चे ही माल नरिश्ड है, आप बोल रहे हो कि 15% बच्चे माल नरिश्ड हैं, तो ये चीज़ गलत है, ये कहा है इंडिया ने। तो छोटी सी चीज़ थी आपको बतानी थी मुझे। अच्छा एक चीज़ देखो, इंडिया का जो माल नरिशमेंट है ना वो थोड़ा सा यूनिक है। इंडिया में 3 तरह का माल नरिशमेंट देखा जाता है। एक ओवर न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, जैसे जो भी अर्बन एरियाज़ के जो बच्चे हैं, आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ओबेसिटी का शिकार होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, और बाद में जाके टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार बन जाते हैं। ये होता है ओवर न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है। दूसरी चीज़ है अंडर न्यूट्रिशन, जिस माल नरिशमेंट को हम नॉर्मली समझते हैं ना, जो बिल्कुल ही स्टंटिंग वेस्टिंग वाली चीज़ होती है, यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन के कारण ये चीज़ें होती है, लैक ऑफ प्रोटीन वगैरह के कारण। और तीसरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी के कारण, ठीक है। आप मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, सिर्फ एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तो ये होता है तीसरे तरह का, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण। ऑलराइट, तो ये 3 तरह की हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन देखा जा रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जहाँ पे पावर्टी होगी वहीं माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। जैसे अर्बन एरिया में जहाँ पे फास्ट फूड के ऊपर बहुत डिपेंडेंस है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पावर्टी तो नहीं है लेकिन माल न्यूट्रिशन है। यहाँ पे भी माल न्यूट्रिशन है, जहाँ पे ग्रेन्स तो मिल रहे हैं, प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन इक्वल अमाउंट में, बैलेंस्ड अमाउंट में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब देखो, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन को कर्ब करना एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, हेल्थ के अंतर्गत आता है। हेल्थ आता है हमारे SDG गोल नंबर 3 में। न्यूट्रिशन जो है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैटरनल और चाइल्ड केयर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से एजुकेशन आउटकम्स भी जुड़े होते हैं, और इसी से इम्यून सिस्टम का भी हमारा सीधा लिंकअप होता है, और इसी से डिसीजेस की रिस्क भी कम होने का चांसेस होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। चाइना टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल सेज रिपोर्ट। तो देखो पहले ये देख लो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक वगैरह में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो रेशो के बेसिस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, इसको कहते हैं मैक नंबर। तो स्पीड ऑफ साउंड के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसको सबसोनिक कहते हैं। अगर इक्वल है, स्पीड ऑफ साउंड की इक्वल है, तो वो मैक 1 पे काम कर रहा है, मतलब ट्रांससोनिक। उसके बाद ये सुपरसोनिक, और उसके बाद होती है हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक वो होती है जो स्पीड के 5 गुना ज़्यादा
स्पीड पे काम करे जो भी ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। अब बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के भी बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो यहाँ से चले और प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करता हुआ यहाँ से जाके यहाँ पे टारगेट पे गिरे, ठीक है। तो इसका आप ना इसको गाइड नहीं कर सकते हो, इस बैलिस्टिक मिसाइल को आप गाइड नहीं कर सकते हो, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चलती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है इसको आप गाइड कर सकते हो, ये सरफेस से सट के चलती है, इस तरह से पैरेलल चलती है। अगर बीच में कुछ आ जाता है तो ये इस तरह से ऊपर से होकर भी चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से काम करती है क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पे याद रखना बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लो टू हाई रेंज की हो सकती है, ये मीडियम रेंज की होती है 1000 to 4000 किलोमीटर्स की। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे आप देख रहे हो, जो हाई एल्टीट्यूड पे चलती है, ये लोअर एल्टीट्यूड पे चलती है, इसलिए इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, इसको डिटेक्ट करना ईजी होता है, ठीक है। प्रेसिशन की बात करें तो इसका जो प्रेसिशन है वो कम है काफ़ी, ठीक है। इसका बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रेसिशन काफ़ी कम होता है, इसका प्रेसिशन काफ़ी अच्छा होता है। इसमें स्पीड जो होती है वो लगभग 25,000 किलोमीटर तक की हो सकती है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में चल रहा है, इसको आपको खुद से फ्यूल से चलाना पड़ रहा है, इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना पॉसिबल होता है, इसको इंटरसेप्ट करना यानी कि रोकना और फिर वापस भेजना या फिर रोक के डिस्ट्रॉय करना, इसको बैलिस्टिक मिसाइल को काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना ईजी होता है, ठीक है। अब देखो चाइना ने एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, ठीक है। तो चाइना की पहली न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है ये, और ये कहा गया है कि ये पूरे ग्लोब को सर्कल कर सकती है, ठीक है, बिफोर स्पीडिंग टूवर्ड्स इट्स टारगेट। तो ये अपने टारगेट तक पहुंचने के पहले ये पूरे ग्लोब को सर्कल किया है इसने, ठीक है। इसलिए चाइना के बारे में ये पता चला है कि इसने अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बना ली है और इसमें रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि चाइना ने अपनी एक मिसाइल लॉन्च की, हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक में क्या डिफरेंस है, क्रूज और बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस है, ये सब, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि हमारे पास कौन सी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जिसको हम हाइपरसोनिक वे में भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है हमारे पास अभी के टाइम पे, जिसको हमने एक और कंट्री की मदद से बनाया है, ठीक है, रशिया की मदद से बनाया है, ये चलो ये भी मैं बता देती हूँ। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो ये है ईरान टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स सेज एमपी। तो देखो ईरान जो है न्यूक्लियर टॉक्स वापस से स्टार्ट करने वाला है। तो ईरान की लोकेशन देख लो, ये है ईरान, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान को टच करता है, अफगानिस्तान को टच करता है, तुर्कमेनिस्तान को करता है, यहाँ पे अजरबैजान है, यहाँ अर्मेनिया आएगा, टर्की आएगा, इराक आएगा, बस, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज आती हैं यहाँ पे ईरान के आसपास, ठीक है। ऊपर आती है कैस्पियन सी, नीचे आती है पर्शियन गल्फ, और यहाँ आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ आएगी गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ईरान की न्यूक्लियर डील के बारे में आई होप आप सभी को पता होगा, JCPOA बोलते हैं इसको, ठीक है, जॉइंट कन्वेंशन ऑन प्लान ऑफ एक्शन, इस तरह का इसका एक नाम है, ठीक है। इसमें क्या था, डिसाइड हुआ था 2015 में कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो बढ़ा रहा है, एनरिच कर रहा है, उसको कम करेगा, उस पर रोक लगाएगा। ये डील हुई थी किस किस के बीच में, P5+1 और ईरान के बीच में, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे P5 तो कौन सी हो गई, फेज़र हो गया एक तो, और एक साथ में था इसके जर्मनी, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो थी, फेज़र यानी कि फ्रांस, अमेरिका यानी कि US, चाइना, इंग्लैंड और रशिया, ये 5, और जर्मनी थे यहाँ पे, और इसके साथ ईरान था। तो इनके बीच में ये डील हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2000 सब अच्छा चल रहा था, लेकिन 2018 में ट्रंप, जैसा कि आप सभी को पता होगा ट्रंप के बारे में, ठीक है, ये अब्रप्ट डिसीजंस लेते थे काफ़ी। तो 2018 में इन्होंने क्या किया कि JCPOA से जो ये डील थी, न्यूक्लियर डील थी, इससे विड्रॉ कर दिया, बोला हम नहीं मानते इसको, ठीक है। और ईरान के ऊपर लगा दिए सैंक्शंस। अब ईरान बेचारा सारे काम कर रहा था और इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो इसके कारण ईरान भी भड़क गया, और इसने रिटेलिएशन के फॉर्म में अपनी यूरेनियम कैपेबिलिटीज़ को एनरिच करना स्टार्ट कर दिया। इससे बाकी सारे देश डर गए कि कहीं ईरान के पास इतनी सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ नहीं आ जाए, ठीक है। हालांकि अब इसके जो ईरान है, इस जब US के प्रेसिडेंट बदले, जो बाइडन आए, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज़ भी साथ में आई, और अब वापस से इस डील को करने के लिए एक टॉक्स स्टार्ट हुई है, जिसको वियना टॉक्स कहते हैं। और अब इसके लिए आगे जा रहे हैं हम, ठीक है, इस टॉक्स को आगे ले जा रहे हैं, सो दैट इस डील के बारे में कुछ डिसीजन दिया जा सके, ठीक है। तो ये पूरा इशू था जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, ठीक है। देखो ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। ये 5 कंट्रीज P5+1 और ईरान के बीच में थी, ये इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। 2015 में ये डील साइन हुई थी, और अभी वापस से इसके ऊपर टॉक्स चालू हुई हैं, सो दैट ईरान जो है वापस से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को कम कर सके, एनरिचमेंट को कम करे, और उसके बदले उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो कम हो सकें, और ईरान की इकोनॉमी भी रिवाइव कर सके। तो ये पूरा इशू था, ठीक है।
अब देखो एथिक्स का डोज देख लो आज का। अकाउंटेबिलिटी के बारे में समझते हैं हम। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का सीधा मतलब होता है जवाबदेही, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं जवाबदेही और इंग्लिश में इसको कहते हैं आंसरेबिलिटी। यानी कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने वो काम कर दिया, उसके बाद जो भी आउटकम होगा उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, इसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी या फिर ब्लेम वर्दीनेस, अगर कोई भी काम होता है उसके बाद अगर काम बिगड़ता है तो वो भी आपके ऊपर ही ब्लेम जाएगा, इसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। या फिर लाइबिलिटी हो गया, या फिर इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें होती है अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। ये एक तरह से कमिटमेंट को इंश्योर करता है कि जो आपने कमिटमेंट किया था, कि सपोज जैसे कि मैनिफेस्टोज में जो भी यहाँ पे कमिटमेंट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसको आपने पूरा किया कि नहीं किया, ये होती है अकाउंटेबिलिटी। सिटीजन चार्टर्स के थ्रू इसको पूरा किया जा सकता है। यानी कि सिटीजन चार्टर क्या होता है कि आप किसी कंपनी में गए, ठीक है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम आपको ये सर्विसेज देंगे। आपने देखा कि आपको क्या सर्विसेज मिली, फिर आप गए वापस डिपार्टमेंट के पास, आपने बोला कि आपने सिटीजन चार्टर में ये सब लिख रखा है, आपने मुझे ये सर्विस नहीं दी है, तो आपने उनको अकाउंटेबल ठहराया, ठीक है। आपने बोला कि आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि आपने मुझे ये सर्विस क्यों नहीं दी है, ठीक है। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी। ये एक तरह से सिटीजन्स को भी एम्पावर करती है और डेवलपमेंट को भी इंश्योर करती है और करप्शन को रिड्यूस करती है, क्योंकि आप यहाँ पे सामने वाले से जवाब मांग सकते हो, ठीक है। आपको सामने वाले को जवाब देना, मतलब सामने वाला आपको जवाब देगा ही देगा, ये होती है अकाउंटेबिलिटी। तो इसके कारण करप्शन नहीं होता और ये गुड गवर्नेंस का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस में इतने सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। आपके पास इसका कोई नेमोनिक बनाओ ना अगर आप, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि गुड गवर्नेंस को लेकर अगर आप कोई नेमोनिक बना पाओ कि ये सारी चीज़ें कैसे याद हो सकती हैं, तो मुझे भी बताना आप और बाकी सबको भी बताना, ठीक है। तो ये तो हो गई अकाउंटेबिलिटी। अब देखो डिफरेंस क्या है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती है, ठीक है। सपोज आपकी मदर ने आपको कोई काम दिया था कि घर में ये काम करके रखना, ठीक है, और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना वगैरह जो भी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई आपकी। आपकी मदर आई बाद में, आपकी मदर ने पूछा कि आपने ध्यान रखा था, ऐसा क्यों हो गया, या ये क्यों हो गया, या ये आउटकम क्यों आया, ये सब अगर वो आपसे पूछ पा रही है मतलब वो आपको अकाउंटेबल ठहरा रही है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से वन स्टेप अहेड है, ठीक है। सपोज कि जैसे जज है, कोई जज है, जज ने कोई भी जजमेंट दिया, ठीक है, तो ये जजमेंट प्रॉपर्ली देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन उस जजमेंट का क्या जो आउटकम आता है वो देखना या ना देखना, ये जो इशू है ये अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है, ठीक है। जैसे कि कोई जज जजमेंट देता है, ठीक है, तो ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब उसका आउटकम क्या आता है उसके लिए जज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आउटकम के ऊपर। लेकिन जैसे सपोज कोई डीएम है, ठीक है, डीएम को कोई काम दिया गया था, अब डीएम ने वो काम किया, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बाद में भी उनके ऊपर कुछ भी ऑडिट बैठ सकता है, ये उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये समझे। तो अब आप मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जाम्पल दोगे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का है होमवर्क। तो ये हो गया हमारा आज की बात। So that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.